अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम की ख़बरों से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक दोस्त की तरफ से एक शिकवा आया है, एक शिकायत आई है, जिसमें ये कहा गया है कि इमरान भाई, जो बैकग्राउंड है उसके कलर बहुत ज़्यादा तेज़ हैं जो आँखों को चुभते हैं। तो मेरे उस दोस्त के लिए बस इतना सा जवाब है कि चंद दिन के लिए अपने नेटिव टाउन यानी आबाई घर आया हूँ, तो 2 से 3 दिन की बात है, मुझे कंपनसेट कर लें, मुझे जो है वो 2 दिन के लिए बर्दाश्त कर लें, एकोमोडेट कर लें। उसके बाद जैसे इस्लामाबाद वापसी होगी तो आपको पहले वाला बैकग्राउंड मिलेगा, जो आपकी आंखों को अच्छा लगेगा, आपकी आंखों को चुभेगा नहीं। तो ये एक छोटी सी बात थी, दोस्त ने एक शिकायत की थी, उस शिकायत का जो मेरे पास रिस्पॉन्स था, जवाब था, इस्तदा थी, दरख्वास्त थी, वो आपकी खिदमत में हमने पेश की है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई मौके मिले। पीटीआई की जो जद्दोजहद है, पीटीआई कहती है कि हमने 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन लड़ा, उसके बाद हमारे जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, मकसद सिर्फ एक ही है, और मकसद है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई। अब नाज़रीन, ये जो तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है, चाहे पीटीआई के प्लेटफॉर्म से करे, चाहे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से करे, पूरी पीटीआई की क़यादत का इस मुतालबे पे इत्तफ़ाक़ है। एक तो इमरान खान साहब की रिहाई, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात को ख़त्म किया जाए। ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे, फार्म 45 में हम जीते और फार्म 47 में किसी और को जितवा दिया गया। और फिर तहरीक इंसाफ तीसरा मुतालबा ये करती है कि नए इंतख़ाबात करवाए जाएँ, और नए इंतख़ाबात के लिए तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जाए। अब नाज़रीन, जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की रिहाई की, अब मरवत साहब और पीटीआई की कुछ क़यादत ये दावा करते हैं कि नवंबर 2024 में इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता बन गया था, लेकिन हमारी अपनी ज़िद की वजह से वो रास्ता हमने गंवा दिया। लेकिन नाज़रीन, जो आज की हमारी खबर है, उस खबर की डिटेल पे आने से पहले जो एक फैक्ट बात है, जो फैक्ट बात है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ा ही बेहतरीन मौका मिला था। उस मौके से फ़ायदा उठा के तहरीक इंसाफ अपने 3 मुतालबात अपने हाथों से पूरा कर सकती थी। और वो 3 मुतालबात क्या हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। मौका नाज़रीन था 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का। 8 फरवरी 2024 के इब्तदाई नताइज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया था, और इस बात का एतराफ़ नदीम अफजल चंद साहब का ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे मौजूद है कि नदीम अफजल चंद भी पीटीआई के पास पैगाम लेके गए, और एक और पीटीआई के रहनुमा खुर्शीद साहब का नाम लिया जाता है, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया कि जो नताइज आए हैं, तो तहरीक इंसाफ से कहा गया कि आप अपनी हुकूमत बनाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, आप अपना वज़ीर आज़म बना लें। और इस ऑफ़र के साथ कि तहरीक इंसाफ अपना वज़ीर आज़म बनाए, मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाए, पीटीआई से ये भी कहा गया कि जो आप कहते हैं ना कि फार्म 45 में आप जीते हैं और फार्म 47 में कोई और हार गए हैं, तो आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन भी खुद अपने हाथों से करवा लीजिएगा। अब नाज़रीन, इस मौके से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठाती, यानी हुकूमत अपनी बनाती, अपना वज़ीर आज़म लेके आते, इलेक्शन लगता था उनको कि धांधली ज़दा है, तो तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म बना के असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान भी कर सकती थी, नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती का प्रोसेस भी इलेक्शन के ऐलान से पहले उसको भी मुकम्मल कर सकते थे। लेकिन इस बेहतरीन मौके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ायदा नहीं उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमाओं के, कि बेहतरीन मौका था, बजाय इसके कि आप सड़कों पे निकलते, आप लॉन्ग मार्च करते, आप रैलियां निकालते, आप पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करते, तो आप सबसे आसान था कि अपना वज़ीर आज़म बना लेते। पीटीआई आपको, पीपल्स पार्टी आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं थी। ये जो नाज़रीन तहरीक इंसाफ का बयानिया है, अच्छा, कुछ दोस्तों का एतराज़ है कि ख़बर के आगाज़ में तज़किया ना किया करें। अब क्या करें, मजबूरी है, जब खबर आपकी ख़त्म हो रही है तो आपने उसके साथ उसका तज़किया भी करना है। अभी जो पीटीआई का बयानिया है ना,
कि फार्म 47 में हम जीते, फार्म 47 में हमें हरवा दिया गया। अब जो आरोस तो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे। अब तहरीक इंसाफ के इस बयानी में इतना झोल है। तहरीक इंसाफ कहती है कि इलेक्शन में धांधली इलेक्शन कमीशन ने करवाई, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने करवाई। पीटीआई कहती है कि फार्म 45 के तक बात बिल्कुल ठीक थी, इलेक्शन बिल्कुल ठीक था, हम जीत रहे थे। तो भाई वो फार्म 45 तक तो इलेक्शन कमीशन ही करवा रहा था ना। फार्म 45 अगर दुरुस्त है तो उसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त करवाया। आप उनको वेंडिकेट कर रहे हैं, आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। और पीटीआई के बकौल जो धांधली हुई वो फार्म 45 के बाद जो फार्म 47 जारी किया गया उसमें धांधली हुई। तो फार्म 47 तो जारी करने वाले ब्यूरोक्रेसी के लोग थे ना, जो रिटर्निंग अफसरान, जो डीआरओ दिए गए थे वो तो ब्यूरोक्रेसी से थे। तो फिर आप इलेक्शन कमीशन पे धांधली का इल्ज़ाम कैसे लगाते हैं? आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पे धांधली का इल्ज़ाम कैसे लगाते हैं? और फिर आपके पास ये बेहतरीन मौका था कि चलें, अगर आपका ये मौक़िफ़ दुरुस्त भी है कि फार्म 45 तक आप जीत रहे थे, 47 में आपको हरवाया गया, तो आप वज़ीर-ए-आज़म बनवा लेते अपना वज़ीर-ए-आज़म बना के इसकी तहकीकात करा के दूध का दूध पानी का पानी कर देते, सच को सामने ले आते बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन इस बेहतरीन मौके को भी, जिससे इमरान खान की रिहाई भी हो सकती थी, बाकी जो मुतालबात हैं वो भी तहरीक इंसाफ के पूरे हो सकते थे, लेकिन पीटीआई ने इस मौके को ज़ाया कर दिया। अब उसके बाद कई मौक़े आए। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान या पीटीआई मुज़ाकरात की बात करती है। मैं दोबारा मुज़ाकरात के ऊपर आ रहा हूँ। अब एक और फोरम तहरीक इंसाफ को मिला, चलें वज़ीर आज़म के ऑफ़र को भी आपने हवा में उड़ा दिया, आपने स्पीकर साहब के साथ रब्ता नहीं किया, महमूद खान अचकज़ई साहब नहीं गए। अब एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है, उसमें तहरीक इंसाफ के अपने पुराने बाइतमाद साथी मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब जिन्हें सिंध का गवर्नर लगाया गया, महमूद मौलवी साहब इमरान खान साहब की काबीना के मिनिस्टर, फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब की काबीना के मिनिस्टर। अब इन्होंने 7 जनवरी को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उस कॉन्फ्रेंस में नेशनल पॉलिटिकल डायलॉग होना है। अब उस नेशनल पॉलिटिकल डायलॉग में हुकूमती इत्तेहादी जमातों को बुलाया गया, अपोजिशन की जमातों को बुलाया गया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की जमातों को बुलाया गया। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि पीटीआई के अपने रहनुमाओं का यह कहना है कि जो पीटीआई का एजेंडा है उसे महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब ही लेके चल रहे हैं। तो हमारा जो भी मौक़िफ़ है वो वही मौक़िफ़ है जो अचकज़ई साहब का है या राजा नासिर अब्बास साहब का है। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने इस नेशनल पॉलिटिकल डायलॉग में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। अब लॉजिक क्या बताई गई है? लॉजिक ये बताई गई है कि इन तीनों अफराद पर, फवाद चौधरी साहब पे, महमूद मौलवी साहब पे और इमरान इस्माइल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतमाद नहीं है। तो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतमाद नहीं और तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत नहीं करेगी, तो कॉन्फ्रेंस जो है वो बेमायनी हो जाती है। अब देखें, जहाँ भी बातचीत हो, डायलॉग हो, आपको उसमें शिरकत करनी चाहिए। आपने अपना जाके मौक़िफ़ वहाँ पे रखना है। आप बाकी उसमें जो भी एलामिया जारी होता है आप उसके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, आप उसके साथ एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक फोरम को क्यों छोड़ रहे हैं? आपके सामने है ना कि वो जब खान साहब ने केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की थी, उसके बाद इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे दोनों सूबों में। हुकूमत ये कह रही थी कि इलेक्शन अगर होगा तो कौमी असम्बली का, सूबों का एक साथ इलेक्शन होगा। तहरीक इंसाफ चाह रही थी कि पंजाब और केपी के इलेक्शन पहले हो जाए। अब उस पर जब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची तो क्या रास्ता निकला? मुज़ाकरात का रास्ता निकला ना। हुकूमत ने अपनी कमेटी बनाई, तहरीक इंसाफ ने अपनी कमेटी बनाई, वो दोनों कमेटियां बैठी और रास्ता निकल आया। रास्ता निकला, इलेक्शन की तारीख तय हो गई, असम्बली को तहलील करने की तारीख तय हो गई। लेकिन जब बात इमरान खान तक पहुंची, आज तो कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। उस वक्त तो इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं थे ना। इधर आप बातचीत नेगोशिएशन करते थे, उधर आप टेलीफोनिकली इमरान खान से रब्ता करके कहते थे कि खान साहब ये बात तय हो गई है, बताएं क्या करना है। खान साहब उसी वक्त वीटो कर देते थे, उसी वक्त कह देते कि नहीं, इस नुक्ते के ऊपर आपने बात आगे नहीं बढ़ानी, आपने इलेक्शन की डेट क्यों तय कर ली, आपने असम्बली की रेजोल्यूशन क्यों तय कर ली। खान साहब उस सारे प्रोसेस को सबूताज कर देते थे। अब यहाँ पर भी वही हो रहा है।
कि नेशनल डायलॉग कमेटी अगर कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही है तो उसमें बैठने में तो कोई हर्ज नहीं, उसमें आप अपनी बात करें, उसके बाद आप बाइकआउट करके बेशक निकल आएँ, लेकिन ये फोरम नहीं छोड़ने चाहिए। अब हमें कुछ हमारे साथी कहें, देखने वाले दोस्त कहें कि पीटीआई की मुखालफत कर रहे हैं, वही पीटीआई को एक अच्छा मशवरा दे रहे हैं कि भाई मैदान आपने नहीं खाली छोड़ना, आपको जहां बातचीत का मौका मिले आप अपनी जाके बात करें, अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखें, अपना मुद्दा वहां पे बयान करें। हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता आपकी बात जो है आपके सियासी मुखालफिन के पल्ले पड़ना शुरू हो जाए, वो उसको बाय करना शुरू कर दें, लेकिन जाएंगे बात करेंगे तो तभी ये सब कुछ होगा ना। जब आप जाएंगे नहीं तो होगा कैसे। अब आप देखें सोहेल अफरीदी साहब जिन्होंने लाहौर का दौरा किया ना, यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं, अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा से प्रोग्राम को यहीं से शुरू करते हैं। अब सोहेल अफरीदी साहब ने दौरा लाहौर के बाद मरीम नवाज़ को ख़त लिखा, जिक्र किया कि मेरे साथ नारवा सलूक किया गया, हद से ज़्यादा सिक्योरिटी फ्राहम की गई, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और गैर ज़रूरी तौर पे इतने ज़्यादा पर्सनल उनके साथ सिक्योरिटी के लिए दिए गए। उसके बाद स्पीकर केपी असम्बली ने लेटर लिख दिया पंजाब असम्बली के स्पीकर को। तो नाज़रीन, इस हुल्लड़बाजी के मामले पे जब ये डेलीगेशन पेशावर से आया, अफरीदी साहब की सरबराही में पंजाब असम्बली गया था, तो उसकी जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट या इंक्वायरी रिपोर्ट पार्लिमानी पार्टी की जानिब से, पार्लिमानी कमेटी की जानिब से की गई थी, अब उस रिपोर्ट को IG पंजाब को भिजवाने का फैसला किया गया है कि जो हुल्लड़बाजी हुई पंजाब असम्बली में, इसमें जो मुतलका लोग हैं उनकी जो शनाख्त की गई है, जो ऑडियो वीडियो शवाहिद मौजूद हैं और जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनकी रोशनी में जो मरतब करदा कमेटी की रिपोर्ट है उसे IG को भिजवाने का ना सिर्फ फैसला हुआ है बल्कि तमाम उस रिपोर्ट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑडियो वीडियोज़ हैं, जो कलमबंद किए गए बयानात हैं, वो भी भिजवाने का फैसला किया गया है इस रिकमेंडेशन के साथ कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो भी मुतलका किरदार हैं, जिम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उनके खिलाफ क्या किया जाए? उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक तो स्पीकर पंजाब असम्बली एक्शन लेने जा रहे हैं, दूसरा यह है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो जाली अद्वियात हैं, इंसानी स्मगलिंग से जुड़े जो किरदार हैं, उनके खिलाफ मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने एक अहम इजलास की सदारत की है और उस इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किरदारों के खिलाफ, जाली अद्वियात बनाने वाले जो किरदार हैं और जो माफियाज हैं, इसी तरह के जो जराइम में मुलविस हैं, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस हैं, उनके खिलाफ इदारे को मैंडेट दिया गया है कि आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, आप उनके खिलाफ एक्शन लें। इसके अलावा नाज़रीन, जाते जाते जो आखिरी खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है, एक खबर तो ये है आलमी महाज से कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में भारत का दौरा करने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर T20 वर्ल्ड कप में अपनी जो टीम है भारत भेजने से इनकार किया है और बांग्लादेश ने मुतालबा किया है कि उनका जो वेन्यू है, उनकी टीम के जो मैचेस हैं, वो किसी दूसरे मुल्क यानी श्रीलंका में मुंतकिल किया जाए। तो इसमें नाज़रीन, भारत जिसने मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो कि IPL में कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेल रहे थे, उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था, उन्हें कलकत्ता की टीम से निकाल दिया गया था। उसके बाद बांग्लादेश ने फैसला लिया है। अब बांग्लादेश के इस फैसले पे भारत का ये कहना है कि ये इतना आसान नहीं कि ऐन मौके के ऊपर कोई टीम जो है वो भारत आने से इनकार कर दे। वेन्यू किसी टीम की ख्वाहिश के ऊपर तब्दील नहीं हो सकता, बुकिंग हो चुकी है, होटल जो है वहाँ पे कमरे बुक करवाए जा चुके हैं, खिलाड़ियों के टिकट खरीदे जा चुके हैं, तो अब वेन्यू नहीं तब्दील हो सकता। तो एक तो ये एक इशू क्रिएट हो गया है। अब बांग्लादेश की टीम ने अपनी हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि अपनी टीम को भारत T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नहीं भेजेंगे। आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में मामला सेटल डाउन हो जाए ICC की तरफ से मुदाखलत करने पे, सालसी करने पे, तो अलग बात है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश का फैसला यही है कि टीम को भारत नहीं भेजना। दूसरा नाज़रीन, जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पकड़े गए, कस्टडी में ले लिया अमेरिका की तरफ से। अब उसमें यह हुआ है कि ये सब कुछ ये ऑपरेशन अमेरिकन फोर्सेस ने किया कैसे है। इस ऑपरेशन में नाज़रीन जो बताया गया है कि दर्जनों जो अमेरिकन फाइटर जेट हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। इसके साथ साथ त्यारा बरदार यानी बहरी बेड़ा जो है उसने हिस्सा लिया है। 15,000 के करीब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे और ये जो रेड करके कस्टडी में लिया गया वेनेजुएला के सदर को, उनकी अहलिया को, इससे मुतल्लिक ये बताया गया कि
वेनेजुएला के जो सदर थे निकोलस मादुरो, उनके करीबी साथी ने दरअसल मुखबरी की थी CIA के लिए, जिसमें यह बताया गया कि उनकी निकोलस की सरगर्मियां क्या हैं, उनके घर का नक्शा क्या है, और उनके घर का नक्शा बना के अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्स ने बाकायदा तौर पे मशकें की। और ये जो ऑपरेशन हुआ है 2 दिन पहले, वेनेजुएला के सदर को जैसे कस्टडी में लिया गया है, ये 4 दिन पहले होना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से ये ऑपरेशन जो है, मौसम की सूरत हाल बेहतर होने तक जो है इंतजार किया गया। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।